बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजात शाहिद और आज आप फिज़िक्स के एक और लेक्चर को हम डील करेंगे। और आज जो हमारा बेटा फिज़िक्स का लेक्चर है 3.4 लेक्चर, जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ द मोशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, आज के इस आर्टिकल में हमारा मेन टास्क ये होगा कि आज हमको ये बताया जाए मोशन को ग्राफ की सेंस में कैसे लाया जाए, ग्राफ कैसे बनाया जाए, ग्राफ से हम कौन कौन सी चीजों को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं और ग्राफ बनाने का फायदा क्या है। इन तमाम बातों को आज कोशिश करते हैं फोकस करने की। स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको हम ये बताते हैं ग्राफ क्यों बनाया जाता है किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहली बात तो देखा जाता है कि एक क्वांटिटी को वेरी करने से दूसरी क्वांटिटी के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है, उसको ग्राफिकल व्यू से देखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ग्राफ बनाने का फायदा जो डिस्कस किया जाता है वो ये, ग्राफ बनाने का मकसद ये होता है फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना। आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि किस तरीके से आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि कोई क्रिकेट टीम है, अगर वो 10 ओवर्स के अंदर फॉर एग्जांपल 120 रन का स्कोर कर रही है, तो आपने टीवी पे देखा होगा मैच के अंदर के प्रोजेक्टेड स्कोर आ रहा होता है। वो प्रोजेक्टेड स्कोर एक्चुअल में ग्राफ के थ्रू बनाया जाता है कि अगर ये टीम अभी इतने रन रेट के साथ खेल रही है तो आफ्टर द एंड ऑफ द 50 ओवर्स वो कितने रन बना लेगी, तो ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन है। तो कहने का मतलब है ग्राफ चाहे दुनिया की किसी भी दो क्वांटिटीज के दरमियान प्लॉट किया जाए, ग्राफ का एक्चुअल में मतलब होता है दो चीजों के दरमियान रिलेशन बनाना और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको यह बताना कि दो क्वांटिटीज का जो रिलेशन है फ्यूचर में कहां तक आगे जाएगा। फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने के लिए ग्राफ का सहारा लिया जाता है। स्टूडेंट्स, कमिंग टू द लेक्चर, आज के काम की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात 3.4 का जो पहला आर्टिकल है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नाम से पता लग रहा है कि हम ऐसे ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान प्लॉट किया जाएगा। एक चीज और, जैसा कि अर्लियर लेक्चर में मैंने आपको बताया था शुरू में, याद रखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, मां सिवाय एक दो चीजों के अलावा। आज मैं पहले वो डिफरेंस आपको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम अपने काम की तरफ जाएंगे, बिकॉज जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होती हमारा काम आगे नहीं चलता। स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा, लास्ट लेक्चर में आपके सामने एक बात डिस्कस की थी कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपको बताया हुआ है कि सबसे बुनियादी फर्क तो यह है कि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपका स्केलर है। अगर सवाल यह पैदा होता है कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्यों है, बिकॉज डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या है, मैग्नीट्यूड, और किसी भी वेक्टर की जब भी मैग्नीट्यूड निकालें तो आंसर हमेशा स्केलर के इक्वल आता है। तो यह फर्क है वेक्टर और स्केलर होने का, अदरवाइज बाकी तकरीबन सारे के सारे पैरामीटर तकरीबन एक जैसे हैं। अब एक फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डिफरेंस बताना चाहूंगा जो हमारी बुक में बड़ा प्रिसाइजली लिखा हुआ है और ये हमारे लिए समझाना बहुत ज्यादा आसान होगा। जरा स्टूडेंट गौर से देखिएगा, रिकॉल करें, लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूला बताया, वेलोसिटी का फार्मूला था v वाज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है? इस फार्मूले का मतलब है डिस्प्लेसमेंट को जब भी टाइम से डिवाइड किया जाएगा या इन दोनों की डिवीजन ली जाएगी, रेशो लेने के बाद रिजल्ट में आने वाली चीज को वेलोसिटी कहते हैं। ये तो माशाल्लाह आपको सारा पता है। हम आपको एक्चुअल में यह बताना चाहते हैं वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है। फिर साथ ही मैंने एक और बात ये बताई, हकीकत में वैसे डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है। एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि दो डिस्प्लेसमेंट्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो एक को रेफरेंस मानकर अगर एक को पॉजिटिव डिक्लेयर करें तो उसके रेफरेंस से दूसरा आपका एज ए नेगेटिव के तौर पे काउंट होगा। फॉर एग्जांपल जरा बोर्ड पे देखते हैं, मिसाल के तौर पे एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और एक डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, वही लास्ट लेक्चर वाली बात है, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रेफरेंस के तौर पे पॉजिटिव डिक्लेयर करता हूं
तो इसके रेफरेंस से ये वाली डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। या अगर मैं नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट यानी इस वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव डिक्लेयर करता हूं एज अ रेफरेंस के तौर पे, तो इसके रेफरेंस से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव होने का। तो बात बताने का मकसद ये है, मैं आपको एक्चुअल में पॉइंट ये बताना चाह रहा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बुनियादी फर्क है, क्या बेसिक डिफरेंस है। तो मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, बुनियादी फर्क यह है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब भी स्लोप कैलकुलेट करवाई जाए उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया जाए और उसकी जब स्लोप कैलकुलेट की जाए, तो आपका जो स्लोप या ग्रेडियंट का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यह बुनियादी फर्क है। क्यों? बिकॉज अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब स्लोप निकाली जाए तो आंसर वेलोसिटी के इक्वल आता है। और आपको पता है वेलोसिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब है इसकी स्लोप भी नेगेटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उसकी स्लोप भी पॉजिटिव होगी। तो मुझे फिर कंक्लूड करना पड़ेगा, इसको दोबारा रिकॉल कर लें स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यही बुनियादी फर्क है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जब भी कैलकुलेट की जाए आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब आप बनाते हैं, उसकी स्लोप कैलकुलेट करते हैं, उसका आंसर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बिकॉज इसके पॉजिटिव और आने का फैसला स्लोप या ग्रेडियंट की हेल्प की वजह से किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इस डायग्राम को गौर से देखें, कंसंट्रेट करें। मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ किया और प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद मेरे सामने एक स्ट्रेट लाइन आई आपके सामने। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया हाउ कैन वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लोप जिसको हम सम टाइम ग्रेडियंट भी कहते हैं, दोनों में फर्क होता है, लेकिन आपके लेवल में तकरीबन दोनों को सेम ही कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, स्लोप हमेशा नॉन वर्टिकल लाइन की ही निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है। कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो वो वर्टिकल लाइन होती है, और आपको मैंने बताया हुआ है वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड होने का मतलब है उसकी स्लोप कैलकुलेटेबल नहीं होती। 90 हर ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होने के अलावा किसी भी एंगल के ऊपर हो वो नॉन वर्टिकल लाइन होती है, और किसी भी नॉन वर्टिकल लाइन की स्लोप कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान होता है। तो स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया और ये मेरे सामने एक स्ट्रेट लाइन आई। नाउ आज के आर्टिकल में हमारा टास्क ये है, आपको हम ये बताएं कि आप इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे। हालांकि स्लोप निकालने का तरीका आपको आता है, एक दफा दोबारा देखें। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से लाइन का जो वाई पोर्शन है वो ये पोर्शन है, एंड दिस इज द एक्स पोर्शन। तो नोटिस करें स्टूडेंट्स, क्या वाई पोर्शन में डिस्प्लेसमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एक्स पोर्शन के ऊपर टाइम की कोई ना कोई वैल्यू होगी। और आपको पता है वाई पोर्शन को जब भी एक्स पोर्शन से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट में आने वाली चीज स्लोप के बराबर होती है। तो पता लगा डिस्प्लेसमेंट को जब मैं टाइम से डिवाइड करूंगा इस फार्मूले के तहत, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट में आने वाला आंसर मुझे बताएं वेलोसिटी के इक्वल है कि नहीं। तो पता लगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमेशा वेलोसिटी के इक्वल होती है। और स्टूडेंट्स अब इन 3 पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। पहले पॉइंट में मैंने लिखा, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप अगर आपकी इंक्रीज हो जाए, एरो अपवर्ड का मतलब है स्लोप का इंक्रीज होना, शॉर्टकट में लिख दिया है। तो अगर स्लोप आपकी इंक्रीज होगी इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि मूव करने वाला ऑब्जेक्ट या मूव करने वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट विल इंक्रीज, वो ऑब्जेक्ट आपका स्पीड अप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव हो जाए, इस यानी कम हो जाए, इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वो स्पीड डाउन हो रहा है। और पॉइंट नंबर 3 में देखें, अगर स्लोप या ग्रेडियंट आपकी कांस्टेंट हो जाए इसका मतलब होगा कि आपकी बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से अपनी मोशन को परफॉर्म कर रही है। स्टूडेंट्स ये तो मैंने थोड़ा सा व्यू आपको बताया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ डील करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बहुत ज्यादा हमने इस पूरी फिजिक्स में डील करना होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होंगे तो हमारे लिए आगे चलने में बड़ी आसानी होगी। तो उसी तरीके की मिलती जुलती बातें अब यहां पर आपके सामने करते हैं। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, मैंने यहां पे आपके सामने 3 फिगर डिस्कस की और मैं भी आपको बताऊंगा इन तीनों फिगर में आप ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपने वहां से इंफॉर्मेशन क्या गेन करनी है। तो आज हम ये काम करेंगे इसमें। स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने यहां पर तीनों पॉइंट्स में लिख दिया, एक पॉइंट ये है, एक ये है और एक ये है। मैं आपको एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा हूं, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे उस सूरत में ग्राफ कैसा होगा। नंबर सेकंड में मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी बॉडी यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करे, यानी इस बात का मतलब है एक मूविंग बॉडी अपनी वेलोसिटी की इंक्रीज तो करे लेकिन उसकी वेलोसिटी के अंदर आने वाला इंक्रीज एक कांस्टेंट रेट के साथ हो। और पॉइंट नंबर थर्ड में मैं आपको बताऊंगा अगर कोई भी बॉडी नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करे। नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि एक मूविंग बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज तो कर रही है लेकिन उस वेलोसिटी के अंदर आने वाला इंक्रीज कांस्टेंट रेट के साथ नहीं है। तो वन बाय वन करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो अहम बातें जो खास तौर पे आपने फोकस में लेकर आनी है और इन दोनों पॉइंट के ऊपर मैंने पूरा लेक्चर रोटेट करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात जहन में रखें, अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम ग्राफ तो प्लॉट कर लेंगे लेकिन जो दो मेन पॉइंट है हमारे वो ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी प्लॉट किया जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपका जो लाइन बनेगी या जो कर्व बनेगा उस कर्व का अगर एरिया अंडर द कर्व निकाला जाए तो आंसर हमेशा डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको मैथमेटिकली साबित करवाता हूं। इस चीज को दोबारा सुने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करके जब एरिया अंडर द कर्व निकाला जाए तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के बाद आंसर हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। अभी आपको मैथमेटिकली वेरीफाई करवाते हैं, जरा कंसंट्रेट करें फिगर को। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। आप देख सकते हैं जब मैंने वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे लिया, टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया, जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ ए बी लाइन की सूरत में मेरे सामने आया। नाउ दिस इज द स्ट्रेट लाइन। बुक की लैंग्वेज के मुताबिक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आपको रिजल्ट में एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी दैट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम आपने प्लॉट किया हुआ है। स्टूडेंट्स मैंने यहां से ये देखें डॉटेड लाइन में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये रीजन मेरे सामने आया, शेडेड रीजन। ये स्टूडेंट गौर से देखें, ये जो रीजन मैंने आपके सामने बनाया इस रीजन को मैंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। हमने रेक्टेंगल में कन्वर्ट क्यों किया? बिकॉज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये जो आपने लाइन बनाई है ना, लाइन को कर्व भी कहते हैं, लाइन या जो कर्व है इसके जो अंडर जितना एरिया है ये एरिया एक्चुअल में मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड के इक्वल बनाकर देगा। अब वो क्यों देगा, कैसे देगा, इस मैथमेटिक्स को गौर से देखें। स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैंने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नोटिस करें ये पूरे का पूरा रेक्टेंगल बन रहा है और आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया जाता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो अगर मैं ये वाली साइड लेंथ के तौर पे लेता हूं तो डेफिनेटली ये वाली साइड होगी विड्थ के तौर पे, और अगर ये v है तो यहां पर भी v डेजिग्नेट करना पड़ेगा। लेंथ की जगह t आ गया, विड्थ की जगह v आ गया, t इंटू वी जिसको v इंटू टी भी लिखा जा सकता है और v इंटू टी फर्दर s के इक्वल है। इस मैथमेटिकल पोर्शन से पता लगा, हम आपको यह बताना चाहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड वेलोसिटी टाइम की सूरत में हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा वेलोसिटी टाइम की सूरत में। स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि अगर एक मूविंग बॉडी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज तो करे लेकिन उसके अंदर आने वाला इंक्रीज कांस्टेंट रेट के साथ हो। स्टूडेंट्स देख सकते हैं जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आपके सामने ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आ रहा है। जो लाइन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। और अभी आपको मैथमेटिकली साबित करवाते हैं, इस सूरत में भी एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्यों होगा, जरा देखें गौर से। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लाइन है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये मेरे सामने बनी है ट्राइंगल। आपको पता है मैंने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और आप सबको पता है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है और इसकी हाइट जिसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो मैंने यहां पर वैल्यूज पुट की तो ये बना हाफ इंटू वी इंटू टी, जो कि डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल है। अब ये स्टेप बड़ा सीखने वाला है स्टूडेंट्स, गौर से देखें। जब आपकी बॉडी ने इनिशियली अपनी मोशन को स्टार्ट किया, देन इनिशियल वेलोसिटी वाज 0। जब आपकी बॉडी लेट से पॉइंट ए पे पहुंच गई तो डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी। लेट से फाइनल वेलोसिटी को मैंने वी से डेजिग्नेट कर दिया। अब इनिशियल 0 है, फाइनल की वैल्यू है वी। मैंने दोनों वेलोसिटीज का ले लिया एवरेज। जब मैंने दोनों वेलोसिटीज का एवरेज निकाला तो आप मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, एवरेज निकालने के बाद मेरा आंसर आया हाफ इंटू वी। अब स्टूडेंट्स नोट करें, ये जो हाफ इंटू वी मैंने लिखा, ये हाफ इंटू वी ये लिखा हुआ है। अब ये वैल्यू उठाकर इधर पुट अप की जा सकती है। तो आगे देखें अगले स्टेप में, इस वैल्यू को उठाकर अगर इधर पुट किया जाए तो इक्वेशन ए के अंदर मॉडिफिकेशन होगी, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होगा एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टी। और आपको पता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टी डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। तो अगेन हमने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सूरत में जब कभी भी याद रखें आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे तो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर हमेशा डिस्टेंस के इक्वल होगा। आखिरी ग्राफ है स्टूडेंट्स, मैंने इसमें नाम लिखा नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मींस कि वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आ रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ नहीं आ रहा। उस सूरत में ग्राफ आपका बनेगा कुछ ऐसे, इस कर्व की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, अब ये मैं वही बात करने वाला हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके सामने बोली थी, उससे मिलती जुलती बात अब यहां पर करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो मुझे नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी के केस में ये जो कर्वेचर आपके सामने मिला, इस कर्वेचर के इस पॉइंट के ऊपर मैंने ब्लैक कलर में टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया। मैंने अर्लियर आपको बताया हुआ है टेंजेंट लाइन इज ऑलवेज यूनिक एट द सिंगल पॉइंट। इसका क्या मतलब है, आप एक पॉइंट पे एक से ज्यादा टेंजेंट कभी ड्रॉ नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने अपनी विश के मुताबिक पॉइंट ए लिया, पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं टेंजेंट लाइन की स्लोप कैलकुलेट करना चाहता हूं। दिस इज द वाई पोर्शन, दिस इज द एक्स पोर्शन। बुक के मुताबिक नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी का जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आपके सामने जो भी कर्व पाथ आएगा, उस कर्व पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करवाई जाए तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के बाद उसकी स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे। और जब स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप कैलकुलेट करने के बाद अब हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। थैंक यू सो मच।